मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगी। गिरकर भी हमें संभलना होगा, ये ठोकरें ही हमें चलना सिखाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कृष्णा एडुकेशन क्लासेस वेयर एक्सीलेंस इज द ट्रेडिशन। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग के नेक्स्ट सीरीज के ऊपर है, जिसमें हम एसजेएफ का प्रिमिटिव नेचर पढ़ेंगे। एसजेएफ एल्गोरिदम में हमारा जो प्रिमिटिव नेचर था उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए और वो वीडियोस फटाफट से देख लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव एल्गोरिदम। फ्रेंड्स, प्रिमिटिव एल्गोरिदम याद है हमारा सुधरा हुआ बच्चा जो किसी भी प्रोसेस को आने से जो भी हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आता है उसके सामने, तो सीपीयू उसे दे देता है। तो ये होता है हमारा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो एसजेएफ में प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कैसे वर्क करता है हम वो देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। बैंक वाला जो हमारे पास एग्जांपल था, सपोज दैट आप बैंक में जाते हैं और कुछ पर्सन्स हैं, उनको अलग अलग अपने टास्क रहता है, अलग अलग टाइम का टास्क रहता है। किसी के पास छोटा टास्क है, किसी के पास बड़ा टास्क है। तो उस तरीके से सपोज दैट ये जो पर्सन आपको दिख रहा है, ये पर्सन जो दिख रहा है, इसके पास जो है वो 5 मिनट का टास्क है। इस पर्सन के पास 5 मिनट्स का टास्क है। तो ये जाएगा, सबसे पहले ये आ गया है, सबसे पहले ये आया है बैंक के पास, तो ये तो जाएगा अपना काम करने। अब ये 2 मिनट तक अपना काम कर रहा था, 2 मिनट तक काम किया, लेकिन 2 मिनट बाद एक और पर्सन आ गया जिसके पास टास्क था 2 मिनट का, तो अब वो भी जाएगा। अब ये दोनों जाके डिसाइड करेंगे, लेकिन जो हमारा पहला वाला आदमी था उसके पास 5 मिनट का टास्क था, तो अब उसके पास 3 मिनट का टास्क बच गया। 2 मिनट का टास्क उसके पास है, तो 2 मिनट और 3 मिनट दोनों में से जो दूसरी बार आदमी आया उसका टास्क बहुत छोटा है, तो ये वाला जो है, जो पहली बार आदमी आया था वो पीछे चला जाएगा। फर्स्ट टाइम वाला जो आदमी था वो पीछे चला जाएगा कि आप पहले अपना टास्क खत्म कर लो, आपका 2 ही मिनट का टास्क है। तो ये अपना टास्क 2 मिनट तक खत्म कर लेगा और उसके बाद चला जाएगा। अब 2 मिनट तक खत्म किया तो 4 मिनट हो गए। अभी नेक्स्ट 4 मिनट पर एक और आदमी आ गया जिसे 4 मिनट का ही टास्क था। अब इसके पास 4 मिनट का टास्क है, ये भी चला था सीपीयू के पास, लेकिन इस आदमी ने, जो फर्स्ट टाइम आया था आदमी, उसने रोक दिया और बोला कि आपके पास 4 मिनट का टास्क है, मेरे पास 3 ही मिनट का टास्क है, तो पहले मुझे मेरा काम कर लेने दीजिए। तो ये जाएगा, पहले अपना काम करेगा 3 मिनट तक और फिर वो चला जाएगा। अब उसके बाद ये जाएगा अपना काम करने अगले 4 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, क्या आप समझ पा रहे हैं कि जो काम छोटा है उसको पहले प्रायोरिटी मिल रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले आए या बाद में आए। जो पहले आया है उसको भी लास्ट तक वेट करना पड़ सकता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में, जब जो प्रोसेस है वो सीपीयू दे देता है, क्योंकि उससे छोटे टास्क का प्रोसेस आ जाता है। यही चीज होती है हमारे प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के, एसजेएफ के प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में। जो काम छोटा रहता है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिल जाती है। चलिए हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं प्रिमिटिव एल्गोरिदम में। हमारे पास कुछ पॉइंट्स है प्रिमिटिव एल्गोरिदम में। नंबर 1, प्रिमिटिव एल्गोरिदम इज ऑलवेज हैविंग अराइवल टाइम। यस, in SJF algorithm we always be having arrival time with primitive nature. Means primitive algorithm में हमारे पास सिर्फ एक ही केस है, that is with arrival time. Second one, without arrival time preemption is not possible. Of course, SJF है, shortest job first है, आप आओगे नहीं पहले तो कैसे, आपके पास अराइवल टाइम नहीं रहेगा तो कैसे डिसाइड करेगा सीपीयू कि कौन सा काम छोटा है। जो काम उसे छोटा मिलेगा वो पहले कर लेगा। विदाउट अराइवल टाइम प्रिम्पशन नहीं हो सकता है। इन एसजेएफ प्रिम्पशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सीपीयू बर्स्ट टाइम। सीपीयू बर्स्ट टाइम, जिस सीपीयू का टास्क छोटा होगा उसका काम पहले होगा। Whenever any process encounter the shortest job process, it will give the CPU to that process. कोई भी छोटा प्रोसेस आता है तो भले ही वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में हो, लेकिन जो छोटा प्रोसेस आएगा उसको देख के वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा और जो छोटा वाला प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा। तो ये
ये थे हमारे प्रिमिटिव एल्गोरिथम के कुछ पॉइंट्स। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है एसजेएफ के विथ अराइवल टाइम प्रिमिटिव नेचर से हम इसको करेंगे। इसमें हमारे पास अलग अलग बर्स्ट टाइम है और इसका अराइवल टाइम भी हमारे पास अलग अलग दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इसको प्रिम्पशन होगा तो ये काम कैसे करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इसमें हम पूरा अपना ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक जाएगा, तो इसलिए हम पूरा टेबल एक बार में नहीं बना सकते। एक एक करके हम प्रोसेस को लेंगे, उसका टास्क लिखेंगे और उसके बाद हम अपना टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कौन सा आया? सबसे पहले हमारा यहाँ पे 0 सेकेंड वाला है, यानी P4 आया 0 सेकेंड पे, जिसका टास्क 8 सेकेंड्स का था। 0 सेकेंड्स पे P4 आया जिसका टास्क 8 सेकेंड्स का था। तो सबसे पहले P4 जाएगा सीपीयू के पास। P4 अपना काम कर रहा है 0 सेकेंड्स पे। अब अगले 2 सेकेंड पे जो है वो P3 आ गया। तो अब P4 को तो रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि P4 के पास तो अभी 6 सेकेंड्स का टास्क बाकी है और P3 का तो 5 सेकेंड्स का ही टास्क है। तो P4 क्या बोलेगा? P4 जो है पीछे आ जाएगा और बोलेगा P3 पहले अपना काम कर ले, क्योंकि P3 का टास्क जो है वो छोटा है। यहाँ पे हमारा प्रिम्पशन हो रहा है। 2 सेकेंड्स तक वर्क किया, फिर सीपीयू जो है वो P3 को दे दिया। P4 ने प्रिम्प्ट कर दिया सीपीयू P3 को। दिस इज आवर प्रिम्पशन। अब P3 भी वर्क कर रहा है अपना। 5 सेकेंड्स का इसका टास्क है, 2 सेकेंड्स पर ये आया, तो ये कर रहा था, अपना टास्क कंप्लीट कर लिया 7 सेकेंड्स पर। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 4 सेकेंड पे आया तो था, 4 सेकेंड पे P5 भी हमारा आ गया, लेकिन P5 का हमारे पास कैसा था? P5 का जो है टास्क है वो 10 सेकेंड्स का है, ठीक है। और 4 सेकेंड्स पे P3 का तो 1 ही मिनट का टास्क बाकी था। तो P3 ने बोला कि मेरा 1 ही मिनट का है और तुम्हारा 10 सेकेंड्स का, 1 ही सेकेंड का टास्क है मेरा, और तुम्हारा 10 सेकेंड्स का टास्क है, तुम्हें काफी टाइम लगेगा, तो मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ। तो इसलिए सबसे पहले P3 ने अपना 7 सेकेंड्स तक अपना काम खत्म कर लिया। अब P3 का क्रॉस हो गया। फ्रेंड्स, आप भी इसको करते वक्त क्रॉस कर दीजिएगा, वरना इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा टास्क बाकी है और कौन सा टास्क अभी करना है। सो P3 का यहाँ पे हमारा खत्म हो गया टास्क, ठीक है। अब हमारे पास P5 है प्रोसेस में, P4 है, और 10 सेकेंड्स पे आप देख सकते हैं कि P2 भी आ चुका है। 10 सेकेंड्स पे P2 भी आ चुका है। सो अब हमें ये डिसाइड करना है कि P2, P4 और P5 में से छोटा टास्क किसका है। P2 के पास 7 सेकेंड्स का है, P4 के पास 6 सेकेंड्स का है और P5 के पास 10 सेकेंड्स का है। तो ऑफ कोर्स P4 का टास्क अभी छोटा है, तो P4 आ जाएगा एग्जीक्यूशन में। P4 अपना टास्क कंप्लीट करेगा 13 सेकेंड्स तक, क्योंकि 13 सेकेंड से पहले कोई और प्रोसेस नहीं आया है। 15 सेकेंड्स पर ये वाला प्रोसेस आएगा। तो P4 अपना टास्क कंप्लीट कर लिया 13 सेकेंड तक। इस तरीके से P4 का टास्क भी खत्म हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। मतलब P3 और P4 जो है हमारे अब क्यू से बाहर हो गए हैं। अब हमारे ये वेटिंग क्यू में नहीं। वेटिंग क्यू में कौन कौन है? P2 है और P5 है। तो अभी हमें चेक करना है कि P2 और P5 में से कौन सा छोटा है। तो ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि P2 जो है वो छोटा है, जिसके पास 7 सेकेंड्स का टास्क है। सो P2 अभी वर्क करेगा। P2 वर्क कर रहा था अगले 15 सेकेंड्स तक। अगले 15 सेकेंड्स तक वर्क किया उसने, क्योंकि 15 सेकेंड पे P1 आ गया। 2 सेकेंड तक काम किया, उसके बाद इसके पास कितना बच गया? इसके पास 5 सेकेंड का प्रोसेस बच गया। अब इसके पास 5 सेकेंड का टास्क है और इसके पास 4 सेकेंड का टास्क है। तो P2 बोलेगा कि आप पहले कर लो, क्योंकि मेरा 5 सेकेंड का है और मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे P2 ने प्रिम्प्ट कर दिया P1 को CPU, और यहाँ पे P1 को CPU मिल गया। P5 अभी भी हमारा वेटिंग क्यू में। ये क्यों? क्योंकि इसका टास्क जो है वो बहुत बड़ा है, 10 सेकेंड का टास्क है, और सबसे पहले हमें इसमें छोटे टास्क देखने हैं। तो ये रहा हमारा P1, सबसे पहले ये आ गया। P2 ने यहाँ पे प्रिम्प्ट कर दिया CPU P1 को। P1 ने अपना टास्क खत्म कर लिया 19 सेकेंड्स पे। इस तरीके से हमारा P1 भी टर्मिनेट हो गया। अब हमारे पास
फिर से बचा P2 और P5 बचा। अब P2 और P5 में से फिर से हम देख सकते हैं कि अगेन P2 ही छोटा है क्योंकि इसके पास 5 सेकेंड्स का टास्क है, और P5 के पास कितना बचा, अभी भी 10 सेकेंड्स का पूरा टास्क बचा है। P5 एक भी बार हमारे रनिंग स्टेट में नहीं आया है, तब से वो वेटिंग क्यू में ही है। P2 पहले आ जाएगा। P2 आ गया। अब P2 अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा 24 सेकेंड्स में। 19 सेकेंड्स का काम था, 24 सेकेंड्स में इसने अपना टास्क 19 सेकेंड्स पर इसे सीपीयू मिला था, 5 सेकेंड्स का काम था, तो 24 सेकेंड्स पे इसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। लास्ट में बच गया हमारा P5। अब यहाँ पे तो P2 भी टर्मिनेट हो गया। अब P5 पे जाते हैं। P5 का 10 सेकेंड्स का काम है, तो P5 सबसे पहले अब आएगा रनिंग क्यू में। अब इसने अपना काम खत्म किया और 34 सेकेंड्स पर P5 भी टर्मिनेट हो गया। तो ये था हमारा इसका प्रोसेस चार्ट। फ्रेंड्स, इसको हम गैंट चार्ट भी बोलते हैं। प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग में विद अराइवल टाइम SJF का ये था हमारा प्रोसेस चार्ट। अब हम इसकी वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। वेटिंग टाइम में थोड़ा इसमें ध्यान देना होता है फ्रेंड्स कि देखिए, अब P4 का अगर आप वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने जाएंगे तो P4 ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे था 0 सेकेंड्स पे था, उसके बाद 2 सेकेंड्स पे आया, 2 सेकेंड्स तक उसने वर्क किया, ठीक है, इतना वो रनिंग क्यू में था। लेकिन 2 सेकेंड्स पर उसने प्रिम्पशन कर दिया है, तो मतलब फिर से यहाँ पे P4 जो है वो वेटिंग क्यू में चला गया, यहाँ से फिर से P4 जो है वो वेटिंग क्यू में चला गया। तो यहाँ से फिर से हम उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का वेटिंग का टाइम कैलकुलेट करेंगे, यानी 2 सेकेंड से 7 सेकेंड से 2 सेकेंड्स का वेटिंग का टाइम कैलकुलेट करेंगे। अभी उसके बाद P4 जो है 7 सेकेंड्स पे रनिंग क्यू में आया। तो इस तरीके से हम जितनी देर तक वेट करता है प्रोसेस, उस पूरे प्रोसेस का उतना वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। जब वो रनिंग स्टेट में है तो रनिंग स्टेट में। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, जो भी लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है हमारा वो हम ले रहे थे, क्योंकि इससे पहले हमने अभी प्रिमिटिव नेचर नहीं देखा था। FCFS में प्रिमिटिव नेचर था नहीं, SJF में हमने देखा तो 2 नॉन प्रिमिटिव नेचर ही देखे, विद अराइवल टाइम और विदाउट अराइवल टाइम। अब हमारे पास है प्रिमिटिव नेचर, तो एक प्रोसेस बार बार रनिंग स्टेट में आता है, तो इसमें इसके जो है वो बार बार कैलकुलेट करने पड़ते हैं इसके वेटिंग टाइम। P1 की अगर हम बात करें तो P1 तो एक ही बार वेटिंग क्यू एक ही बार आया था प्रोसेस में, तो उसका तो वेटिंग टाइम सिंपल है, 15 माइनस 15 अराइवल टाइम माइनस एक्चुअल वेटिंग टाइम। तो P1 का हो गया 15 माइनस 15 0। अब P2 जो है, देखिए फिर से फ्रेंड्स, P2 जो है वो 2 बार टास्क में आया है। एक बार 13 सेकेंड पे उसने वेट किया था और एक बार 19 सेकेंड पे वेट किया था। तो इसमें हम कौन सा कंसिडर करेंगे, कौन सा वेटिंग टाइम कंसिडर करेंगे? तो फ्रेंड्स, हम 13 को पहले कंसिडर करेंगे, फिर उसका 13 से 15 तक इसने एग्जीक्यूट किया, मतलब यहाँ पे तो उसने वेट किया नहीं था। अब उसने वेट कहाँ से किया, 19 माइनस 15, इतनी देर उसने वेट किया। अगर सपोज दैट P2 यहाँ होता तो यहाँ से यहाँ तक हम उसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते, 24 सेकेंड से यहाँ तक हम उसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते। अभी हमारे पास P2 जो है 13 सेकेंड्स पे है और फिर 19 सेकेंड्स पे है, तो 13 सेकेंड तक उसने वेट किया, फिर 19 माइनस 15 सेकेंड्स तक उसने वर्क किया। तो ये हो जाएगा हमारा P2 के लिए उसका वेटिंग टाइम, 13 प्लस 19 माइनस 15 दैट इज 4 एंड 13 प्लस 4 17 दैट इज 17। और इसका अराइवल टाइम हमारे पास कितना है, अराइवल टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड्स का, 17 माइनस 10 इक्वल्स टू 7 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हमने P2 का वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब P3 का वेटिंग टाइम में तो कुछ नहीं करना है। P3 एक ही बार क्यू में आया, उसने अपना टास्क खत्म किया और प्रोसेस को एंड किया। 2 सेकेंड्स पे आया, 2 सेकेंड्स पे उसे CPU मिला और उसने टास्क अपना खत्म कर दिया। इट्स सिंपल। अब P4 का फिर से, P4 7 सेकेंड्स पे भी उसने वेट किया और 0 सेकेंड्स पे भी वेट किया, तो 0 का तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। 0 प्लस
अब 7 सेकेंड्स पे उसने वेट किया, फिर 2 सेकेंड्स से लेके 7 सेकेंड्स तक उसने वेट किया, तो टोटल कितने सेकेंड्स तक उसने वेट किया? 7 - 2 दैट इज 5 सेकेंड्स तक वेट किया उसने। तो हमारा P4 का हो जाएगा ये वेटिंग टाइम 0, मीन्स यहाँ पर 0 आया, फिर 7 - 2 दैट इज 5 माइनस, अब 0 क्या है? ये 0 इसका अराइवल टाइम है। ये टोटल इसका वेटिंग टाइम हमें यहाँ से मिला। अब इसका अराइवल टाइम हमने माइनस किया, अराइवल टाइम तो 0 है, तो ओवरऑल इसका वेटिंग टाइम जो है वो 5 सेकेंड्स का आ गया। ये था P4 का। अब P5 भी वैसे ही आया, एक बार आया और फिर उसने अपना टास्क खत्म किया, सबसे लास्ट में आया रनिंग क्यू में। सो P4 का 24 - 4 दैट इज 24 माइनस इट्स अराइवल टाइम इक्वल्स टू 20. So this is the waiting time for this process chart. Now next task is our turnaround time. Friends, turnaround time as usual हम इससे पहले जैसे हम करते थे turnaround time कैलकुलेट, वैसे इसमें भी हमें turnaround time कैलकुलेट करना है। राइट हैंड साइड का नंबर देखना है हमें उस प्रोसेस का। अब कौन सा देखे, इसमें पहले वाला देखे या बाद वाला देखे? जैसे P4 में ये है और ये है, तो इसमें कौन सा राइट हैंड साइड वाला नंबर देखे? तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट साइड से पहले आता है उसके राइट हैंड साइड का हमें नंबर देखना है। मतलब सपोज दैट P2 दो जगह है, ठीक है। अब P2 सबसे राइट साइड से सबसे पहले तो इधर आया, तो इसका हम राइट साइड का नंबर देखेंगे। P2 के राइट साइड का फर्स्ट अकरेंस का राइट साइड का नंबर। सो P2 इज फर्स्ट अकर्ड हियर इन फ्रॉम राइट साइड एंड द राइट साइड नंबर इज 24 सेकेंड्स। तो 24 सेकेंड्स में से हम P2 का जो भी अराइवल टाइम होगा 10 वो माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हम इसका टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले तो P1 है, तो P1 हमारे पास एक ही है, सिंपल 19। सो 19 - 15, 15 इज इट्स अराइवल टाइम। 19 - 15 04 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज P2. So P2 is 24 - 10. As I told, 24 right side occurrence and right side number. 24 - 10. -10 is its arrival time. So 14 is turnaround time for P2. And coming to P3. Similarly, P3 is 7 minus its arrival time, that is 5. P4 राइट साइड में फर्स्ट अकरेंस यहाँ पर है, सो 13 माइनस 0 इक्वल्स टू 13 बिकॉज 0 इज इट्स अराइवल टाइम। सो सिमिलरली P5 34 - 4 34 इट्स अराइवल टाइम। सो इन दिस वे we have to calculate the turn around time for SJF algorithm primitive nature. Next, coming to our its average waiting time and average turnaround time. तो average waiting time और average turnaround time calculate करने के लिए हमें इसमें वैसे ही करना है, average waiting time और average turnaround time जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं। सारे वेटिंग टाइम और सारे वेटिंग टाइम को ऐड करके और उसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। सो इन दिस केस आवर एवरेज वेटिंग टाइम इज 8.4 एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज आवर 13.2. सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर एसजेएफ प्रिमिटिव एल्गोरिथम। इससे पहले हमने नॉन प्रिमिटिव्स के नेचर्स देखे थे। फ्रेंड्स, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, लेट्स सी हाउ मच वी हैव कंप्लीटेड इन सीपीयू शेड्यूलिंग। अब तक हमने FCFS किया है। FCFS में हमने दो चीजें की हैं, एक है विदाउट अराइवल टाइम, FCFS विदाउट अराइवल टाइम, एंड अनदर वन इज FCFS विद अराइवल टाइम। FCFS हमेशा नॉन प्रिमिटिव होता है। उसके बाद हमने SJF मेथड देखा, दैट इज शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट। शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट में हमने 3 मेथड्स देखे। वन इज नॉन प्रिमिटिव विदाउट अराइवल टाइम, another is non-primitive with arrival time, and last one is primitive with arrival time. So this was the recap what we have done till now. Now coming to what we have to do. अभी हमें और क्या करना है CPU scheduling में.
So friends, as you remember, we are having 4 types of CPU scheduling. So till now we have finished only 2 types with 5 its subtypes, and we are left with 2 more methods, that is राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग. राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग में हमारे पास 2 मेथड्स होंगे, दैट इज प्रिमिटिव विदाउट अराइवल टाइम एंड प्रिमिटिव विद अराइवल टाइम. राउंड रॉबिन जो है वो हमेशा प्रिमिटिव नेचर में होता है. ये हम राउंड रॉबिन, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम राउंड रॉबिन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे. और उसके बाद हमारे पास है प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग. सो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में अगेन वी विल बी हैविंग 3 टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव विदाउट अराइवल टाइम, नॉन प्रिमिटिव विथ अराइवल टाइम एंड प्रिमिटिव विथ अराइवल टाइम. So this was what we have to do till now. Thank you for watching. Friends, don't forget to subscribe our channel, click on bell icon and like and share our videos.